नमस्ते बच्चों। आज जन संचार माध्यम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। जन संचार के कौन कौन से माध्यम हैं, उन माध्यमों में लिखने के लिए किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए और उनका संक्षिप्त इतिहास, इन सब के बारे में आज हम लोग इस पाठ के अंतर्गत चर्चा करेंगे। नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जन संचार माध्यम के अंतर्गत विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के लिए क्या आवश्यक बातें हैं, कौन कौन सी बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से हमारे माध्यम हैं जो अत्यधिक उपयोगी हैं, प्रचलित है, उनका संक्षिप्त इतिहास, सब कुछ जानने का प्रयास इस पाठ में करेंगे। नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जनसंचार माध्यम के अंतर्गत विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन इस विषय पर बात करेंगे और कौन कौन से प्रमुख माध्यम हैं, उनमें कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और उनका संक्षिप्त इतिहास, इन सब के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन इस विषय पर बात करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि जनसंचार क्या है। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक अथवा दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक जन समुदाय तक पहुंचाना ही जनसंचार है और इस जनसंचार के लिए जिन माध्यमों या साधनों का प्रयोग किया जाता है वे ही जनसंचार माध्यम कहलाते हैं। प्रमुख जनसंचार माध्यम दो प्रकार के हैं, प्रिंट या मुद्रित माध्यम, जिसको हम प्रिंट मीडिया भी कह लेते हैं, और दृश्य श्रव्य माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इन दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिंट और मुद्रित माध्यम के अंतर्गत मुख्यतः समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, सूचियाँ आदि आती हैं। और ये सभी आप जैसा नाम से ही जान सकते हैं कि प्रिंट माध्यम है, प्रिंट मीडिया है, अर्थात जहाँ पर भी मुद्रण हो रहा है, जहाँ पर भी प्रिंट हो रहा है, वो सारे माध्यम जो हैं वो प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आएंगे। दृश्य श्रव्य या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आजकल हम सभी इससे भली भांति परिचित हैं और सभी इसका खूब प्रयोग भी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं और इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी सशक्त माध्यम है जनसंचार के लिए। मुद्रित माध्यमों के लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बात है। अगर हम प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम के लिए लिख रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली, इनका ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा पर ज़्यादा प्रयोग रहता है, उसके प्रयोग पर जोर दिया जाता है, क्योंकि वो भाषा जो सभी लोग समझ सकते हैं या जन समुदाय समझ सकता है, अगर उसका प्रयोग करते हैं तो मुद्रित माध्यम में कोई भी रचना प्रकाशित हो सकती है। समय सीमा, डेडलाइन और आवंटित जगह या स्पेस के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। डेडलाइन, कोई भी रचना, कोई भी सूचना प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए एक निश्चित अवधि होती है जिसके अंदर वो सूचना एजेंसी तक पहुंच जानी चाहिए, तो उसका ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि समय सीमा निकल जाने के बाद यदि कोई सूचना या कोई रचना हम भेजते हैं तो वो प्रसारित या प्रकाशित नहीं हो पाती। इसी तरह से यदि किसी समाचार पत्र या पत्रिका में कोई लेख लिखा जा रहा है और उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि उसके लिए हमें कितना स्पेस मिलेगा, उसके आधार पर ही हमारा लेखन होना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा लिख देंगे तो वहाँ पर नहीं छप पाएगा, और इसी प्रकार अगर कम है तो शायद उसमें भी आगे संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। कोई भी रचनाकार जो लिखता है, जब वो अपनी रचना प्रकाशित करने के लिए भेजता है तो वहाँ पर पूरा एक संपादक मंडल होता है जो इस बात को देखता है, इसकी जांच करता है कि जो लिखा गया है वो उसी रूप में प्रकाशित किया जा सकता है या नहीं, और आवश्यकता अनुसार उसमें कुछ संशोधन या जो अशुद्धियाँ हैं उनको ठीक करना, या आवश्यकता अनुसार उसमें परिमार्जन भी किया जा सकता है, और तभी वो रचना प्रकाशित करने के योग्य हो पाती है। फिर लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। लिखते समय ये बात जरूरी है कि जो भी विषय हम लिख रहे हैं उसमें हर बिंदु को क्रमवार लेते हुए चलें।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी बात शुरू कहीं पर हुई और बीच में हम विषय से हट गए, तो जो भी पाठक है उसको वो विषय या वो बात ठीक ढंग से समझ में नहीं आएगी और मानी बात है कि उसका जो आनंद है वो भी समाप्त हो जाएगा, ना ही उसका प्रभाव रहेगा। इसलिए जब भी लिखा जाए तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम विषय के साथ जुड़े रहें और जिस बात को जिस क्रम में हमें रखना चाहिए उसका हम ध्यान रखें। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंट माध्यम की खूबियों पे और उनकी खामियों पर। प्रिंट माध्यम की विशेषताएं हैं, यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। यदि अगर आप प्रिंट माध्यम से जुड़े हैं, आप पढ़ रहे हैं या आपकी रचना प्रकाशित होती है, कुछ भी हो, तो जो भी व्यक्ति उसको पढ़ रहा है, पाठक जो है उस पर भरपूर चिंतन कर सकता है, उसके अपने विचार कहीं ना कहीं उससे परिमार्जित होते हैं और विश्लेषण किया जा सकता है कि किस पाठक ने किस रचना को किस उद्देश्य से लिखा, उस उद्देश्य में वो पूरी तरह से सफल हुआ या नहीं। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की है। मानी बात है, अगर हमें पढ़ना ही नहीं आता तो हम प्रिंट माध्यम का उपयोग भी नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हमें भली भांति पढ़ना और उसको समझना भी आता हो। प्रिंट माध्यम की सबसे बड़ी कमी या प्रिंट माध्यम की खामियां, सबसे बड़ी खामी यही है कि यह निरक्षरों के लिए नहीं है, अर्थात जिसे पढ़ना नहीं आता वह इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम प्रिंट माध्यम की बात करते हैं तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम उन पत्रकारों को भी जानें जिन्होंने इस माध्यम को सशक्त बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जो आज भी इसमें कार्यरत है। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्र भारत के कुछ प्रमुख पत्रकार: भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित मदन मोहन मालवीय, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ये महान पत्रकार रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व भी इस दिशा में भरपूर योगदान दिया है। वर्तमान में जो समाचार पत्र हैं जो उल्लेखनीय हैं उनमें नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, आज, दैनिक जागरण, अमर उजाला, पंजाब केसरी आदि समाचार पत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब ये क्रम आज़ादी के बाद भी चलता रहा है और आज़ादी के बाद कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, हरिशंकर परसाई, मनोहर श्याम जोशी, अक्षय कुमार जैन, रघुवीर सहाय, प्रभाष जोशी इत्यादि ने हिंदी पत्रकारिता को मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही माध्यमों में सशक्त भूमिका प्रदान की है। दृश्य श्रव्य माध्यम में प्राचीनतम है रेडियो और रेडियो की विकास यात्रा पे हम लोग एक छोटी सी दृष्टि डालते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। रेडियो का आविष्कार सन 1895 में इटली के वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए किया। भारत में पहला रेडियो प्रसारण टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से सन 1921 में मुंबई में किया। सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना हुई। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं व 46 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। देश के 96% हिस्से तक इसकी पहुंच है, अर्थात ये काफ़ी लोकप्रिय है और आज भी इसको लोग पर्याप्त रूप से पसंद करते हैं। रेडियो में प्रसारित करने के लिए जो लिखा जाए उसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। रेडियो प्रसारण के लिए लेखन, सबसे पहली बात है साफ सुथरी और टाइट कॉपी, क्योंकि जो लिख रहा है वो वहाँ पर प्रसारित नहीं कर रहा, इसलिए जो भी लिखा जाए वो एकदम साफ सुथरा हो और उसको मुद्रित करके ही दिया जाए, यानी टाइप करके ही दिया जाए, क्योंकि हस्तलेख हो सकता है किसी व्यक्ति का हस्तलेख ऐसा ना हो जो सभी लोग आसानी से पढ़ सकें, और अगर टाइप्ड कॉपी है तो कोई भी जो भी उसको पढ़ रहा है वो उसको आसानी से पढ़ सकेगा। दूसरा, डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। डेडलाइन पहले भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। एक निश्चित अवधि, एक निश्चित समय सीमा होती है जब तक वो सामग्री एजेंसी तक पहुंच जानी चाहिए। संदर्भ, जो भी सूचना हम वहाँ पर प्रसारित कर रहे हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त है उसका हमें संदर्भ देना आवश्यक है। और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग, कुछ शब्दों के लिए हमें संक्षिप्ताक्षर बनाने पड़ते हैं जिसको हम लाघव चिन्ह की सहायता से पूरा करते हैं।
लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि अगर हम उसको संक्षिप्ताक्षर के ऊपर लिख दें तो पढ़ने वाले को थोड़ी सी शंका या असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हमें प्रतिशत लिखना है और हम प्रति लिख दें तो थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं शंका का भाव आ जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें प्रतिशत ही पूरा लिखना चाहिए। इसी प्रकार जो चिन्ह है जैसे डॉलर है या प्रतिशत है, इन चिन्हों को भी हमें चिन्ह न बनाते हुए शब्दों के माध्यम से ही उसको लिखना चाहिए। तीसरी बात है छोटे और सरल वाक्यों का प्रयोग, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसे भी उसमें सुविधा होती है और सुनने वाले को भी बात समझने में सुविधा होती है। इसलिए हमेशा सरल वाक्य का प्रयोग किया जाए और कोशिश की जाए कि वाक्य बहुत अधिक लंबे ना हो। प्रचलित भाषा का प्रयोग, मानी बात है, अगर हम प्रचलित भाषा का प्रयोग करेंगे तो जन सामान्य उसको आसानी से समझ पाएगा और उसकी रुचि उसमें बनी रहेगी। यह एक श्रव्य माध्यम है, इसमें दृश्य नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता जरूर है, लेकिन ये केवल श्रव्य माध्यम है। अतः देश की निरक्षर जनता के बीच इसकी काफ़ी पहुंच है। जो लोग पढ़ नहीं सकते वो सुन सकते हैं, तो वो इसको सुनकर ही इसका पूरा आनंद, पूरा लाभ उठा लेते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखने की बात है जो अक्सर आपके परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों में पूछी जाती है। FM रेडियो इसकी शुरुआत कब से हुई? तो FM रेडियो 1993 में आया है और इसमें FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जरिए आज बहुत सारे प्रसारण हो रहे हैं और बहुत सारे निजी कंपनियां इसमें कार्यरत हैं। आप सब सुनते भी हैं FM रेडियो, तमाम तरह के चैनल, और ये सब आज अच्छी तरह से प्रचार में है और लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत टेलीविज़न काफ़ी लोकप्रिय है। टेलीविज़न दृश्य और श्रव्य दोनों ही प्रकार से लोगों को सहयोग प्रदान करता है, इसमें दिखता भी है और सुनाई भी देता है। भारत में टेलीविज़न की विधिवत शुरुआत सन 1965 से हुई और इसे दूरदर्शन का नाम 1976 में दिया गया। 1997 तक आकाशवाणी तथा दूरदर्शन सरकारी नियंत्रण में थे। सन 1997 में प्रसार भारती नामक स्वायत्त निकाय को इसका कार्यभार सौंप दिया गया। अगर प्रश्न आता है कि वर्तमान में ये किसके पास है, तो वर्तमान में ये दायित्व प्रसार भारती नामक स्वायत्त संस्था के पास है। 1991 के खाड़ी युद्ध के समय से निजी टेलीविज़न चैनल सक्रिय हो गए। आज आप जानते हैं बहुत सारे चैनल हैं, 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो चुके हैं। कहीं कहीं तो हम देखने को मिलते हैं लगभग 300 के आसपास चैनल हो रहे हैं और ये सब निजी चैनल हैं, सरकारी नहीं है। तो इस तरह से आज आप देख सकते हैं निजी चैनल जो हैं काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं और तरह तरह की सूचनाएं भी उसमें हमें प्राप्त हो रही हैं। टेलीविज़न के आते ही जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम इसके द्वारा संपन्न हुआ वो था विभिन्न प्रकार के समाचारों और खबरों का प्रसारण। अब टेलीविज़न में जो खबरें प्रसारित की जाती हैं उनके कई चरण हैं या उनके कई प्रकार हैं। एक है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ट्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। इन सब के बारे में विस्तार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, कोई भी बड़ी खबर जो कम शब्दों में और बाकी जो कुछ भी उसमें प्रसारित हो रहा है अन्य खबरों को रोककर सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। और अभी अभी खबर मिली है कि झारखंड के राज्यपाल MOH फारूक ने राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की राष्ट्रपति से सिफारिश की है। PTI के मुताबिक राज्यपाल ने इस आशय की रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है। इससे राज्य में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। ट्राई एंकर, इसमें एंकर या न्यूज़ रीडर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टरों से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं देता रहता है। फोन इन, नाम से ही समझ में आ रहा है, खबर के विस्तार के रूप में एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना स्थल पर मौजूद रहता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां मिलती हैं वह दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसे कहते हैं फोन इन। एंकर विजुअल, विजुअल शब्द से ही समझ में आता है, जहाँ पर दृश्य हैं।
जहाँ पर विजन से जुड़ी हुई बात है वहाँ पर ये प्रयोग किया जाएगा। जब घटना संबंधित दृश्य या विजुअल्स प्राप्त हो जाते हैं तब दृश्यों के साथ साथ सूचनाएं दी जाती हैं। इसे एंकर विजुअल कहा जाता है। बगदाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 61 लोग मारे गए हैं और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सुन्नी नेता और देश के उपराष्ट्रपति तारिक अल हाशमी की गिरफ्तारी का वारंट जारी होने से पैदा हुई राजनीतिक परिस्थिति से इन हमलों को जोड़कर देखा जा रहा है। फ्रांस में तुर्क मूल के हजारों लोग संसद में प्रस्तावित एक कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कानून के तहत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्क सैनिकों के हाथों हजारों आर्मेनियाई नागरिकों के जनसंहार को झूठ बताना या सही ठहराना कानूनन अपराध बन जाएगा। यहूदी जनसंहार के मामले में कई देशों में ऐसा ही कानून लागू है। अमेरिका के बाद अब चीन ने यूरोपीय संघ के विमान कंपनियों पर ग्रीन टैक्स लगाने के फैसले की आलोचना की है। एयरलाइनों को यूरोपीय आसमान में प्रदूषण फैलाने के लिए एक नया टैक्स देना होगा। रूस में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति मेदवेदेव ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक सुधार का वादा किया, मगर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप या नागरिक जीवन को बाधित करने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एंकर बाइट यानी कथन। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर सुनाकर खबर को प्रामाणिक बनाया जाता है। इसे एंकर बाइट कहा जाता है। बाइट का मतलब होता है कथन। यह हमेशा ध्यान रखें। लाइव, इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। घटना स्थल से सीधा प्रसारण ही लाइव कहलाता है। रेडियो में इसे आंखों देखा हाल कहा जाता है। विशेष तौर पर जो भी आपके खेल आदि होते हैं उनका प्रसारण घटना स्थल से ही किया जाता है और उसे लाइव प्रसारण बोला भी जाता है। Awesome batting display. Magnificent. Mind-boggling. 200 runs in limited over cricket. He's 201. So he's the highest scorer. And there is a spectator with flowers there. I don't know whether he's an official. Oh, what an innings. 141. Got out first ball in Ahmedabad. He was going to pay. Well, the Western had paid for it. 200 up. And look at that. Incredible. An incredible innings from an incredible player. एंकर पैकेज के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक माध्यम है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट और ग्राफिक्स आदि की सहायता से ज़रूरी सूचनाएं दी जाती हैं। यानी इसमें सभी कुछ होता है। इसमें बाइट्स भी होंगी, इसमें दृश्य भी होंगे, इसमें एंकर स्वयं भी बातचीत करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण जुटा करके उसको और अधिक प्रामाणिक बनाया जाएगा। उसे कहते हैं एंकर पैकेज। वोटरों को जागरूक करने के लिए बन गई है एक एनिमेशन फिल्म, तो वहीं सफर के लिए तैयार है एनिमेटेड लट्ठकियाकार। चुनावी व्यस्तता के बीच प्रियंका गांधी में किसका कर रही है समर्थन और क्रिकेट के साथ कौन ले रहा है ब्लॉगिंग के मजे। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते हैं खबरें कुछ और। अहमदाबाद के छात्रों ने वोटरों को जागरूक बनाने के लिए एक एनिमेशन फिल्म बनाई है। ये फिल्म सोशल नेटवर्किंग साइट ऑर्कुट और यूट्यूब पर अपलोड की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग को ये लुभा सके और पोलिंग बूथ तक लाने में सफल हो। इंटरनेट और हिंदी संचार। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया और सबसे अधिक लोकप्रिय माध्यम। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, पुस्तक, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के भी सारे गुण मौजूद हैं। इंटरनेट पत्रकारिता, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 से 1992 तक,
दूसरा दौर 1993 से 2001 तक, तीसरा दौर 2002 से अभी तक, अभी वर्तमान में तीसरा दौर चल रहा है। भारत में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है, जो 2003 से आरंभ हुआ। पहला दौर 1993 से शुरू हुआ था। इंटरनेट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। ये बात हमें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय, इंटरनेट पर विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय किसे दिया जा सकता है। तो तहलका.com को दिया जाता है, क्योंकि इसने ही सबसे पहले इंटरनेट पे पत्रकारिता का काम शुरू किया। इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग या प्रचार या प्रसार कैसे हुआ, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं, विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं, तो हिंदी के नेट संसार की जानकारी भी आवश्यक है। हिंदी वेब पत्रकारिता का आरंभ वेब दुनिया के साथ हुआ। विशुद्ध इंटरनेट समाचार पत्र जो आज भी उपलब्ध हैं, उसमें से बहुत से आपको उसी रूप में उपलब्ध हैं और बहुत से इस समय जो सक्रिय हैं वर्तमान में। प्रभा साक्षी, जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, नव भारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा आदि प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों के वेब संस्करण उपलब्ध हैं। यानी हम इनको मुद्रित माध्यम में भी देख सकते हैं और हम नेट की सहायता से भी इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी पत्रकारिता की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC हिंदी की है। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं भी चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि कुछ पत्रिकाएं उल्लेखनीय हैं। मतलब हम पत्रिकाओं का आनंद भी नेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है कि केवल हम मुद्रण में ही नहीं, बल्कि नेट पर भी हिंदी साहित्य की प्राप्ति कर सकते हैं और जो हिंदी के पाठक हैं वो उससे पूरा लाभ उठा सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। सभी के कल्याण की कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार।